आज हम एक ऐसी किताब के विचारों पे बात कर रहे हैं जो बेचैनी और तनाव से भरी इस दुनिया में मन की शांति पाने का एक रेवोल्यूशनरी तरीका बताती है। किताब का नाम है एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। और आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये किताब उस मूल विचार को कैसे सामने रखती है जो कहता है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि वो हमारे अपने मन की ही देन है। बिल्कुल। और ये किताब एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। क्या आप अपने मन को चलाते हैं या आपका मन आपको चलाता है? टोले का मानना है कि सच्ची शांति या एनलाइटनमेंट के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही है कि हम अपने मन के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए, इतना कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अलग हैं और हमारा मन अलग। हाँ, किताब की शुरुआत में एक भिखारी की कहानी है जो 30 सालों से एक पुराने बक्से पर बैठा भीख मांग रहा था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, इस बक्से में क्या है? भिखारी बोला, कुछ नहीं, है तो बस खाली है। उस आदमी ने जोर दिया, एक बार खोलकर तो देखो। और जब भिखारी ने बक्सा खोला तो वो सोने से भरा हुआ था। और वो 30 साल से उस खजाने पर बैठा था बिना ये जाने कि वो उसके पास है। ये कहानी तो अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। बिल्कुल। टॉलर कहते हैं कि हम सब उस भिखारी की तरह हैं। हमारे अंदर शांति और सुकून का खजाना मौजूद है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। तो चलिए इसी अंदरूनी खजाने की पड़ताल करते हैं। किताब का सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला सिद्धांत है, आप आपका मन नहीं है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि मेरे विचार, मेरी भावनाएं, यही तो मैं हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में जो एक आवाज लगातार चलती रहती है, उससे खुद को अलग करके देखना। अच्छा। लेखक इसे सोचने वाला कहते हैं, अ थिंकर। ये आवाज एक पुराने रेडियो की तरह है जो 24 घंटे चालू है। ये लगातार टिप्पणी करती है, तुलना करती है, शिकायत करती है। हाँ, अरे मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कल मीटिंग में क्या होगा। बिल्कुल भाई। ये आवाज तो मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, ये कभी चुप ही नहीं होती। तो इसका मतलब समस्या ये आवाज नहीं, बल्कि इसके साथ खुद को जोड़ लेना है कि ये आवाज ही मैं हूं। बिल्कुल, यही पहचान समस्या की असली जड़ है, क्योंकि इससे एक नकली स्व पैदा होता है, जिसे किताब में अहंकार या ईगो कहा गया है। और ये अहंकार असली नहीं है। नहीं, ये बस विचारों और भावनाओं का एक बंडल है, और इसे जिंदा रहने के लिए हमेशा अतीत और भविष्य की जरूरत पड़ती है। ये या तो अतीत के पछतावों में जीता है या भविष्य की चिंताओं में। और ये अभी को, यानी प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। हाँ, या फिर उसे बस भविष्य के किसी लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया समझता है। जैसे बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, फिर मैं आराम करूंगी। और वो आराम, वो कभी नहीं आता। एकदम सही। इसी वजह से मन हमेशा बेचैन रहता है। और इसीलिए टोले रेने डेकार्ट के उस मशहूर कथन को, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, हाँ, उसी को वो सबसे बड़ी गलती बताते हैं। वो कहते हैं कि ये सोच की गुलामी है। आपने अपने होने को, अपनी मौजूदगी को सोचने के साथ जोड़ लिया है, जबकि आप उस सोच के पीछे की खामोशी हैं। वो चेतना है जो सोच को देख रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमारा सोचना ही हमें खुद से दूर ले जा रहा है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या किताब हमें सोचने से मना करती है? क्योंकि सोचे बिना तो दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब सोचने को नहीं, बल्कि अनजाने में और लगातार हो रही कंपल्सिव थिंकिंग को बंद करने की बात करती है। अच्छा। और इसका समाधान है अभी की शक्ति को पहचानना, यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना। अभी की शक्ति, द बार ऑफ नाउ। किताब का टाइटल ही यही है, पर ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है। असलियत तो यह है कि अतीत में हमने जो किया, उसी के नतीजे हम आज भुगत रहे हैं, और भविष्य के लिए हमें योजना बनानी ही पड़ती है। देखिए, किताब के अनुसार अतीत और भविष्य सिर्फ हमारे मन में मौजूद है। सिर्फ मन में? हाँ। अतीत क्या है? वो एक याद है जिसे आप अभी में याद करते हैं। सही है ना? सही बात है। और भविष्य क्या है? वो एक कल्पना है जो आप अभी में करते हैं। असल में आपके पास जीने के लिए सिर्फ ये एक क्षण ही होता है। आपकी पूरी जिंदगी इसी एक क्षण में खुलती है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। ये सुनने में थोड़ा एस्केपिस्ट नहीं लगता? क्या हम अपनी असली समस्याओं से भाग नहीं रहे, ये कहकर कि इस पल में कोई समस्या नहीं है? अगर किसी के पास कल किराया देने के पैसे नहीं है, तो ये तो एक वास्तविक समस्या है, कोई मानसिक कल्पना तो नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और किताब इसका बहुत साफ जवाब देती है। टोले 2 तरह के समय में फर्क करते हैं। ओके। एक है क्लॉक टाइम और दूसरा है साइकोलॉजिकल टाइम। ठीक है, इसे थोड़ा और समझाइए। क्लॉक टाइम दुनिया में काम करने के लिए जरूरी है, जैसे सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना, अगले हफ्ते की डेडलाइन पूरी करना। ये सब व्यवहारिक है। हाँ, ये तो चाहिए ही।
लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम मन का बनाया हुआ बोझ है। ये अतीत की गलतियों पर लगातार पछताना है या भविष्य को लेकर अंतहीन चिंता करना। अच्छा। जैसे किराया अगले हफ्ते देना है, लेकिन उसकी चिंता में आप आज की रात की नींद खराब कर रहे हैं, आज का खाना ठीक से नहीं खा पा रहे। यही मनोवैज्ञानिक समय है जो हमारी सारी पीड़ा और तनाव की जड़ है। अच्छा, तो मतलब ये नहीं है कि हम किराया देने की समस्या को भूल जाएं, मतलब ये है कि उस समस्या के बारे में लगातार सोच सोचकर जो मानसिक बोझ हमने बना रखा है उससे मुक्त हो जाएं। बिल्कुल। एक्शन अभी में लिया जा सकता है, लेकिन चिंता हमें कहीं नहीं ले जाती। एकदम। टोले कहते हैं, क्या इस पल में आपके पास कोई समस्या है? इस पल में। हाँ, ठीक इस पल में नहीं। इस पल में आप सांस ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं। समस्या हमेशा अगले पल की होती है। जब हम अभी में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो समस्याएं टिक नहीं पाती। या तो हम उन्हें सुलझाने के लिए कोई एक्शन लेते हैं या उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। दोनों ही मामलों में मानसिक पीड़ा खत्म हो जाती है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा है, पर रोज की जिंदगी में इसे करें कैसे? मेरे दिमाग में तो विचारों की एक सुपर हाईवे चलती रहती है, उसे अचानक से कैसे रोक दें, ये तो नामुमकिन सा लगता है। और यही सबसे आम गलती है। इसे रोकना नहीं है। रोकना नहीं है? नहीं, क्योंकि विचारों को रोकने की कोशिश करना भी एक और विचार ही है जो और ज्यादा तनाव पैदा करेगा। तो फिर क्या करें? इसका तरीका है सोचने वाले को देखना, वॉचिंग द थिंकर। मतलब अपने ही मन का जासूस बन जाना, एक तरह से। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि आप नदी के किनारे शांत बैठे हैं और आपके विचार पानी में बहते पत्तों की तरह हैं। आपका काम सिर्फ उन्हें देखना है, बिना कोई जजमेंट दिए। ओ, ये चिंता वाला विचार है। अच्छा, ये गुस्सा वाला विचार है। ये भविष्य की प्लानिंग वाला विचार है। आप नदी में कूदकर पत्तों को रोकने की कोशिश नहीं करते। आप बस किनारे पर बैठकर उन्हें आते जाते देखते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ देखने भर से कुछ बदल जाता है? हाँ, क्योंकि जिस पल आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, उसी पल आप उनसे अलग हो जाते हैं। एक दूरी बन जाती है। अच्छा। आप ये महसूस करने लगते हैं कि एक आवाज है और यहां मैं हूं जो उसे सुन रहा है। वो जो मैं है, वो जो साक्षी है, वही आपकी असली चेतना है। और इसी दूरी से शांति मिलती है। यही वो नो माइंड गैप है जिसकी बात किताब में की गई है। एकदम। जब आप विचारों के साक्षी बनते हैं तो उनकी धारा में अपने आप ठहराव आने लगता है। दो विचारों के बीच एक खाली जगह पैदा होती है। इसे बैठकर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसे आप दिन के किसी भी काम में कर सकते हैं। जब आप हाथ धो रहे हैं तो सिर्फ हाथ धोइए। पानी की आवाज, उसका स्पर्श, साबुन की खुशबू, सब पर पूरा ध्यान दीजिए। जब आप चाय पी रहे हैं तो हर घूंट के स्वाद को महसूस कीजिए। हाँ, ये छोटे छोटे काम अभी में आने के दरवाजे हैं। इस अभ्यास की सफलता का पैमाना ये नहीं है कि आपका मन कितना खाली है, बल्कि ये है कि आप अंदर से कितनी शांति महसूस कर रहे हैं। ठीक है, विचारों वाली बात तो समझ आती है। रोजमर्रा की जो दिमागी बकबक है उसे साक्षी बनकर देखा जा सकता है, लेकिन उन गहरी भावनात्मक पीड़ा का क्या? वो अचानक उठने वाला गुस्सा, वो गहरा दुख या वो डर जो शरीर तक को जकड़ लेता है, वो सिर्फ एक विचार से कहीं ज्यादा महसूस होता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और इसके लिए किताब एक बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट पेश करती है, जिसे पेन बॉडी कहा गया है। पेन बॉडी यानी दर्द का शरीर। ये सुनने में ही भारी लग रहा है। ये क्या चीज है? ये हमारे अतीत के उन सभी भावनात्मक दर्दों का एक जमावड़ा है जिन्हें हमने उस समय पूरी तरह महसूस नहीं किया या दबा दिया था। जैसे बचपन की कोई चोट, किसी रिश्ते का टूटना, कोई अपमान। ये सब दर्द एक नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र की तरह हमारे शरीर और मन में बस जाता है। ये एक सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है। और फिर कोई छोटी सी बात होती है और ये ज्वालामुखी फट पड़ता है। बिल्कुल। जैसे कोई ट्रैफिक में आपको कट मार दे और आप पे ऐसा गुस्सा सवार हो जाए जो उस छोटी सी बात के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा हो। ये एक सटीक उदाहरण है। वो गुस्सा उस ट्रैफिक वाली घटना पर नहीं है। वो घटना सिर्फ एक ट्रिगर है। गुस्सा तो आपके अंदर जमा हुआ पुराना दर्द है जो बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रहा था। यही पेन बॉडी है। अच्छा। जब ये सक्रिय होता है तो ये हमें अपने वश में कर लेता है। ये और ज्यादा दर्द चाहता है क्योंकि ये उसी से जिंदा रहता है। इसीलिए जब हम दुखी होते हैं तो और दुखी करने वाले गाने सुनते हैं। हाँ, वो हमारी पेन बॉडी की खुराक होती है। ये तो बहुत डरावनी बात है। इसका मतलब हम अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। तो इस पेन बॉडी से कैसे मुक्त हों? इससे लड़ें कैसे? यहीं पर किताब का एक और गहरा सिद्धांत आता है। लड़ना नहीं है। लड़ना नहीं है? नहीं, इसका तरीका है समर्पण, सरेंडर। समर्पण? ये तो हार मानने जैसा लगता है। मतलब दर्द को जीत जाने दें? नहीं,
समर्पण का मतलब हार मानना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। टोले के अनुसार इसका मतलब है जो है उसे आंतरिक रूप से स्वीकार कर लेना, वर्तमान क्षण का विरोध न करना। हाँ, जब गुस्से या दुख की लहर उठती है तो उससे लड़ने या उसे दबाने के बजाय उसे पूरी तरह महसूस करने की अनुमति देना। तो जब वो गुस्से की लहर उठे तो मैं उसे बस महसूस करूं बिना किसी पर चिल्लाए या कोई रिएक्शन दिए? हाँ, आप अपना पूरा ध्यान अंदर उस भावना पर ले जाएं। देखें कि वो शरीर में कहाँ महसूस हो रही है। क्या सीने में जकड़न है, पेट में कोई हलचल है? बस उसे अपनी जागरूकता की रोशनी में देखें, बिना कोई कहानी बनाए। जब आप दर्द का विरोध करने के बजाय उसे अपनी मौजूदगी की रोशनी में ले आते हैं, तो पेन बॉडी आप पर हावी नहीं हो पाती। आपकी जागरूकता की शक्ति उस नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे बदल देती है। इसे ही कहते हैं पीड़ा को शांति में बदलना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सारे विचारों को एक साथ देखें तो द पावर ऑफ नाउ का सार ये है कि हमारी पीड़ा का मुख्य कारण बाहरी आलात नहीं बल्कि अपने मन के साथ हमारी गहरी पहचान है। और ये मन हमें लगातार अतीत और भविष्य की कहानियों में उलझाए रखता है। बिल्कुल। और मुक्ति का रास्ता भविष्य में किसी लक्ष्य को हासिल करने में नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहने में है, अपने विचारों के साक्षी बनने में है। और जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार करने में है, जिसे समर्पण कहते हैं। ये उस भिखारी की कहानी पर वापस आता है। हम सब उस सोने के बक्से पर बैठे हैं जो है अभी की शांति, लेकिन हम अपना पूरा जीवन बाहर की दुनिया में भीख मांगते हुए गुजार देते हैं। थोड़ी खुशी के लिए, थोड़ी सुरक्षा के लिए। हाँ, जबकि असली खजाना तो हमारे अंदर ही मौजूद है। बहुत खूबसूरती से कहा आपने। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको पाना है। शांति तो वो है जो आप हैं, जब आप वो सब करना बंद कर देते हैं जो आपको अशांत करता है। तो जो बचता है वही शांति है। बिल्कुल। और ये हमें किताब के उस अंतिम विचार पर छोड़ जाता है जिस पर सोचने की जरूरत है। टोले एक सवाल पूछते हैं, समस्या आखिर है क्या? उनका दावा है कि समस्याएं मन द्वारा बनाई जाती हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए समय की जरूरत होती है। वे वर्तमान क्षण की वास्तविकता में टिक नहीं सकती। तो हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, जरा सोचिए, अगर आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ इस पल पर केंद्रित करें, ठीक इस पल पर, तो क्या इस क्षण में कोई समस्या है? क्या हो अगर हमारी सारी समस्याएं सिर्फ एक मानसिक कहानी हो जिसे हम खुद को सुनाते रहते हैं?